हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। अगर आप टीचर से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं DSSB, यूपी, TGT, PGT, रीट, HSC, एस्टेट, PGT, KVS, NVS, MP टेट, नेट आदि एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर हैं और एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलो अब इनकी शुरुआत करते हैं बगैर समय गंवाए। देखिए, आप खुद देखेंगे कि हर प्रश्न हर परीक्षा में पूछा गया है और बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो इनको करना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? अब देखिए, हिंदी को राज्य भाषा के रूप में संविधान ने मान्यता कब दी? अब ये पूछा गया है प्रश्न में। अब देखिए, यहाँ पर है 24 जनवरी 1950, 24 अक्टूबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, यहाँ पर डेट जो है, जो तारीख तो ये 14 सितंबर दे दी है, लेकिन यहाँ पर जो है यह 55 की जगह 1949 ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर 49 दिया गया तो यहाँ 14 सितंबर होना चाहिए था। तो सारे ही ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार के अगर ऑप्शन आ जाते हैं और प्रश्न गलत होता है तो आपके वहाँ पर नंबर नहीं कटते हैं, क्योंकि उस प्रश्न को बाहर करना पड़ता है इसमें आयोग को। तो यहाँ पर 14 सितंबर 1949 आएगा, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। देखिए, यहाँ पर हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद। ये भी आप ध्यान रखें कि देखिए 14 सितंबर 1949 को तो इसमें मान्यता मिली है। 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली, 14 सितंबर 1949 को। और अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका भाग कौन सा है, तो इसका संविधान के भाग 17, ये भी आपको याद करना बेहद ही ज़रूरी है। देखिए, मैं हर ऑप्शन आपको क्लियर करते हुए चलूँगी ताकि आपको एक प्रश्न के साथ साथ 3-4 जो बाकी ऑप्शन है वो भी क्लियर होते चलें और वो भी आपको याद हो जाएं। तो आपका बेस होना बेहद ही ज़रूरी है। हिंदी को राजभाषा घोषित किया, उचित विकल्प के अभाव में इसे सेवा चयन बोर्ड ने इसे बाहर कर दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन संघ की राजभाषा का? तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, आप संघ की राजभाषा दिखते ही टिक करोगे, ऐसा नहीं है। संघ की राजभाषा उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि 343 के अंतर्गत तो संविधान की राजभाषा को मान्यता दी गई थी, लेकिन हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश, यानी विकास से संबंधित निर्देश इसमें दिए गए थे 351 में। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हिंदी भाषा के विकास के निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया गया था। याद देखिए भाई, 351 में दिया गया था। संघ का ये कर्तव्य होगा कि हिंदी की भाषा का प्रचार बढ़ाए, उसका विकास करे, उससे जिससे भारत की सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों का व्यक्ति का माध्यम बन सके, उसका शब्द भंडार समृद्ध और संवर्धित हो सके। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित संघ का एक कर्तव्य होगा कि हिंदी का प्रसार प्रसार बढ़ाए? फिर देखिए कि एक प्रश्न को घुमा फिराकर किस किस प्रकार से पूछा जाता है। कभी आपसे पूछ लेगा हिंदी भाषा का विकास का निर्देश किस अनुच्छेद में है, तो आप बोलोगे 351 में। तो 351 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आपसे 351 में क्या है।
ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा घुमा हुआ, लेकिन आपको हर तरफ से तैयार रहना है, चाहे वो किसी प्रकार आ जाए, आपको अपने बेस बनाना है और जो भी प्रश्न आए उससे संबंधित सारी जानकारी आपको इकट्ठी करनी है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? देवनागरी का सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले देवनागरी का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, इस बात को याद करना है। जयभट्ट, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो यहाँ पर जो है जयभट्ट आपका आंसर सही हो जाएगा। जयभट्ट जो है वहाँ देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग है उसके शिलालेख में, यानी जयभट्ट के शिलालेख में इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। नागरी या देवनागरी शब्द पर गुजरात के राजा जयभट्ट, कई बार क्या है जिसका नाम गुजरात के ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग बताते हैं कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे उनके नाम के आधार पर इसका नाम देवनागरी पड़ा है। अब पूछा गया है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ है, तो आप बोलोगे कि गुजरात के राजा जयभट्ट ने 7वीं 8वीं शताब्दी के शिलालेख में इसका प्रयोग करवाया है। गुजरात के राजा जयभट्ट ने 7वीं 8वीं शताब्दी के शिलालेखों में। ये अब बाकी जो एक्स्ट्रा प्रश्न है उनका भी आप ध्यान रखिए, वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है देववाणी से, खरोष्टी से, ब्राह्मी से, सिंधु लिपि से। तो आप सभी जानते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। सभी भारतीय लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी भारत की लगभग 10 प्रमुख लिपियों में से एक है। देवनागरी एक अक्षरिक लिपि है। देखिए इस बात का ध्यान रखें, कई बार पूछ लिया जाता है कि देवनागरी शाब्दिक लिपि है, वर्णात्मक लिपि है, अक्षरिक लिपि है। तो यहाँ पर एक क्लियर कि देवनागरी एक अक्षरिक लिपि है, यानी अक्षरों से बनी हुई लिपि है। जो प्रचलित लिपि रोमन, अरबी, चीनी आदि सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। कहने का प्राय देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। अधिकतर लिपियाँ देवनागरी लिपि से ही बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो इस बात का भी याद रखें कि देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये एक वैज्ञानिक लिपि है और इसमें इसका जयभट्ट ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग 7वीं 8वीं शताब्दी में अपने शिलालेख में किया। ये सारे प्रश्न आप याद करते हुए चलें। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है जिसको शिरोरेखा कहते हैं। जैसे द, ब, द इत्यादि ऊपर रेखा कटी होती है जिससे शिरोरेखा कहते हैं। कि कहने का प्राय है कि देखिए इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं वहाँ पर शिरोरेखा नहीं होती, यानी ऊपर जो डंडा लगा रहता है वो नहीं होता है, जबकि देवनागरी लिपि है उसमें शिरोरेखा होती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है तथा उर्दू भाषा की लिपि अरबी फारसी है। तो ये बात भी ध्यान रखिए, आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, तो रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है, तो अरबी फारसी है। पंजाबी की लिपि पूछ लिया जाए तो गुरुमुखी है। ये भी सारी लिपियाँ याद करते हुए चले। देवनागरी लिपि सिर्फ हिंदी की नहीं है, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि 4 भाषाओं की लिपियाँ भी है। देवनागरी सिर्फ हिंदी की अकेले की नहीं है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? खरोष्टी से, ब्राह्मी से, किलाक्षर से, हीरोग्लिफिक्स से। अब फिर पूछा गया कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, तो अभी हमने सीखा कि इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए आपको किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है या किसी भी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपको वो टॉपिक क्लियर करवाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इनको अच्छी प्रकार से जब तक याद ये नहीं यहाँ पर आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी आप इसको रिवीजन करेंगे उतना ही आपके साथ याद होता चला जाएगा। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? कुटिल लिपि से, सेमेटिक लिपि से, गुरुमुखी लिपि से, नेपाली लिपि से। अब आपको बताना है कि प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो देखिए इसका नेपाली यानी कि प्राचीन, यहाँ पर जो है आपका प्राचीन शब्द लगते ही
पर्सन की जो है सेंस, उसका अर्थ बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, नेपाली। अब देखिए नेपाली भाषा की लिपि अगर आपसे पूछ ली जाए तो नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी होगी, मराठी की भी देवनागरी होगी, संस्कृत की भी और हिंदी की भी, और जो गुरुमुखी लिपि वो पंजाबी की होगी। अभी हमने सीखा। प्राचीन देवनागरी लिपियों का विकास कुटील लिपि से हुआ है। इस कुटील लिपि से 7वीं 8वीं शताब्दी के लोग नागर के प्राचीन रूप का विकास हुआ है। प्राचीन नागरी कहते हैं। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तरी भारत तथा दक्षिण भारत के कुछ भागों में भी ये मिला। कहने का मतलब इसका उत्तरी से दक्षिण की ओर ये फैली हुई थी। दक्षिण भारत में उसका नाम नागरी न होकर नंदी नागरी था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत में इसका नाम क्या था, तो आप कहेंगे दक्षिण भारत में इसका नागरी नाम न होकर नंदी नागरी था। ये प्रश्न भी आपसे बन सकता है आपके एग्जाम में कि दक्षिण भारत में इसका नाम क्या था, तो आपको देवनागरी नागरी न करके नंदी नागरी नाम लिखेंगे। प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी गुजराती, महाजनी, राजस्थान आदि मैथिली असमिया आदि लिपियों से विकसित हुई है। ये अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको भी आप क्लियर करें, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। सर विलियम जोन्स का विश्वास है कि ब्राह्मी लिपि का विकास सेमेटिक लिपि से हुआ है। अब देखिए ये जो प्रश्न है ना, किसी वैज्ञानिक की व्याकरण आदि ने बोल दिए तो वो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे आपकी कोई कोटेशन लिख दी जाएगी, कोई परिभाषा लिख दी जाएगी, फिर आपसे पूछ लेते हैं किसके अनुसार है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इनको भी आप अवश्य याद रखें। सर विलियम जोन्स का विश्वास है। अब देखिए किसका विश्वास है, यहाँ पर एक दो जो है व्याकरणाचार्य उनके भी नाम लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप सर विलियम जोन्स के अनुसार बताएंगे ब्राह्मी लिपि का विकास सेमेटिक लिपि से माना है। लेकिन किसके अनुसार है, ये सर विलियम्स जोन्स के अनुसार है, ना कि किसी और के अनुसार। सेमेटिक लिपि मोटे रूप से 3 शाखाओं में बांटी जा सकती है। अब आप पूछ लिया जाए कि सेमेटिक लिपि कितनी शाखाओं में बांटी गई है, तो आप बोलेंगे 3। और कौन से उत्तरी सेमेटिक, दक्षिणी सेमेटिक और फोइनिशियन सेमेटिक, ये इसके नाम है। उत्तरी सेमेटिक, दक्षिणी सेमेटिक, फोइनिशियन सेमेटिक। अंगद देव ने प्राचीन शारदा लिपि सीमित उपयोग स्थानीय लिपि मानकर गुरु लिपि का विकास किया है। इसी लिपि में उन्हें गुरु नानक देव की तथा अपनी समस्त वाणी लिखी है। अब देखिए गुरु नानक की समस्त वाणी किस लिपि में लिखी है, तो आप बोलोगे कि इसकी देवनागरी। इससे पूर्व गुरु नानक की वाणी बहुत सा भाग केवल फारसी लिपि से उपलब्ध है। इससे पहले किस में था, फारसी में था। नेपाली भाषा ब्राह्मी लिपि से उद्भूत लिखी जाती है। अभी मैंने बताया कि नेपाली जो भाषा है उसकी लिपि भी देवनागरी है। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी की, ये भारत की एक राष्ट्रीय भाषा है। नेपाली भाषा प्राचीन नाम। अब देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि नेपाली भाषा का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है। पहाड़ी है, रवस है, पर्वती है, गोखरी है तथा गोखरी रहे हैं। ये सारे नाम किसके हैं, नेपाली भाषा के। कौन कौन से हैं, पहाड़ी भी, रवस भी, पर्वती भी, गोरखा भी और गोरखली भी हैं। तो ये सारे नेपाली भाषा के नाम हैं। ये भी आप एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इन सबको याद करते हुए चलिए। देखिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जितनी बार इन वीडियो देखोगे, जितनी बार रिपीट करोगे, तो अपने आपके मस्तिष्क में स्थायी रूप से याद हो जाएंगे। अगर आप उनको रटोगे तो आप जल्दी भूल जाओगे, तो समझते हुए याद करें इनको। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना। देवनागरी लिपि की सबसे प्राचीन लिपि अन्य भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक व्याकरण वैज्ञानिक लिपि होना। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो सारे, देखिए इस पे ध्यान दीजिए, वैसे तो सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि सबसे बड़ी विशेषता, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो कि सबसे बड़ी विशेषता पूछा गया है। हिंदी भाषा की लिपि, ये हिंदी भाषा की लिपि भी है, लेकिन ये सबसे बड़ी विशेषता क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हिंदी भाषा की लिपि नहीं है,
ये संस्कृत की भी है, नेपाली की भी है, मराठी की भी है और अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि ये भी है। लेकिन जो किसमें सबसे महत्वपूर्ण, अगर यहाँ सबसे बड़ी बनी होता तो ये सारे उपयुक्त सभी होते, लेकिन उपयुक्त शब्द ऑप्शन में नहीं है तो हम लगाएंगे सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से निकली है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो वैदिक आर्यों ने इसकी शुरुआत की है। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी में इसमें हुआ, जो बौद्धकालीन था। ब्राह्मी लिपि का क्या है, बौद्ध के समय में इसका वर्णन हुआ है। गुप्त काल के प्रारंभ में ब्राह्मी लिपि के दो भेद हो गए, उत्तरी ब्राह्मणी, दक्षिण ब्राह्मणी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त काल में इसके कितने भेद हो, तो आप बोलोगे 2 ब्राह्मी लिपि के 2 हुए हैं, उत्तरी और दक्षिणी। दक्षिण ब्राह्मणी से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु, कन्नड़ आदि लिपि, तमिलनाडु, मलयालम लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि की विशेषता है, अब यही मैंने अभी आपको बोला, अभी आपने सीखा कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि का होना, एक ध्वनि के लिए एक प्रतीक चिन्ह होना, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। शिरोरेखा का प्रयोग सुंदरता के लिए किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें शिरोरेखा का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो सुंदरता के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है, जिसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, ये भी है, क्योंकि आम देख जैसा उच्चारण होता है वैसे ही इसमें एक ध्वनि के लिए एक प्रतीक चिन्ह, ये भी है। तो ये सारे देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, सत्य नहीं है, यही गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप कंफ्यूज ना हो कि जहाँ पर ये ध्यान रहे कि इसमें सत्य है नहीं है ये पूछ लिया जाए, ये कंफ्यूज करने की दृष्टि से ये दिया जाता है। और हम क्या है, तुरंत आओ देखते नहीं ताओ देखते नहीं, सत्य पूछा गया है सत्य इसमें ये नहीं, बस ये तो हमें आता है, ये तुरंत उसको टिक कर देते हैं और हम प्रश्न गलत कर देते हैं। तो इस बात का कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, सबसे पहले आपको वहाँ पर अंडरलाइन करनी है। अब यहाँ देखिए सत्य नहीं है पूछा गया है, तो ये सबसे पहले ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, यही असत्य यानी यही गलत है। तो उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, ये ठीक है। ये वर्णात्मक लिपि है, ये भी ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं इसमें वर्ण है, स्वर और व्यंजन है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, यानी जो ऊपर डंडा होता है तो उनके सिरों पर एक रेखा खींची जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, उसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। ये अक्षर पर आधारित लिपि है, उसे अक्षरात्मक लिपि भी कहते हैं। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, कुछ अक्षर जैसे बै, थ, द आदि छोड़कर इसमें क्या है कि आधे पर जो है शिरोरेखा लगाई जाती है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न के उत्तर सही है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं। द्विवेदी जी ने देवनागरी को संस्कृत लिपि भी कहा है। अब आपसे पूछ लिया है कि द्विवेदी जी ने देवनागरी को क्या कहा है, तो आप कहेंगे संस्कृत लिपि भी कहा है। किसने कहा है, द्विवेदी जी ने कहा है। द्विवेदी जी ने कहा कि संस्कृत लिपि सरलता और शुद्धता को स्वीकार करनी पड़ेगी। संसार में संस्कृत के समान शुद्ध और स्पष्ट लिपि दूसरी नहीं है। अब आपने अभी क्या देवनागरी लिपि को संस्कृत लिपि किसने कहा, द्विवेदी जी ने। अब द्विवेदी जी ने एक बात और कह दी कि संस्कृत लिपि है जो सरलता शुद्धता सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। संसार में संस्कृत के समान शुद्ध और स्पष्ट लिपि दूसरी नहीं है, ये द्विवेदी जी का मत है। देवनागरी लिपि मूलतः भाषा क्या है, वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, प्रतीकात्मक है, चित्रात्मक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आप खुद सोचकर आंसर लगाइए कि बी है, अक्षरात्मक लिपि है। देखिए जो चित्रात्मक जो लिपि है वो क्या है, जब जिसमें जो हमारा जो पहले हमने लिपि जहाँ पर लिखने की शुरुआत की थी
वहाँ पर चित्रों के द्वारा समझाया जाता था। जैसे इसमें जो हमारी जब लिपि ये हुआ था जो नवपाषाण युग जब लिखने की शुरुआत की थी, लेकिन वो क्या है, वो आज का हम उसको समझ नहीं सकते हैं। उस टाइम के जो लिखने वाले थे वही चित्रों के द्वारा उसको समझ सकते थे। तो सबसे पहले लिपि का चित्रात्मक लिपि का विकास हुआ था। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। ये तो मैंने अब आपको बता ही दिया है। इनमें कौन सी लिपि नहीं है? अरबी है, देवनागरी है, गुरुमुखी है, अंग्रेजी है। तो इसमें आपसे पूछा गया कि ऑप्शन कौन सी लिपि नहीं है। देखिए, अरबी भी लिपि है, उर्दू की अरबी फारसी लिपि है, और पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली की कौन सी है? देवनागरी है। तो यहाँ पर अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी लिपि नहीं है, बल्कि अंग्रेजी एक भाषा का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित सुधार परिषद 28-29 नवंबर 1953 को बैठक की अध्यक्षता की थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरि ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति। देखिए, प्रश्न में ये क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश भारत सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर को 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? यानी 28 और 29 और 1953 को बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही आएगा कि इसकी जो अध्यक्षता की थी उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 28-29 अध्यक्षता उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। यह बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी। अब ये पूछ लिया जाए कि ये बैठक कहाँ पर आयोजित की थी, तो आप कहेंगे कि लखनऊ में आयोजित की गई थी। अध्यक्षता किसने की थी? उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। इनमें अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्री और विद्वान भाषा शास्त्रियों ने हिस्सा लिया था। नागरिक प्रचारणी सभा के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति की स्थापना की थी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति की अध्यक्षता किसके कहने पर की थी, तो ये नागरिक प्रचारणी सभा के कहने पर की थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पर अध्यक्ष पूछ लिया गया। 1947 में देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव हैं 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। अब आपसे पूछा जाए कि नागरी लिपि सुधार समिति के काका कालेकर, श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य नरेंद्र देव। तो यहाँ पर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक है वो काका कालेकर थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नागरी लिपि सुधार के प्रथम प्रयास महाराष्ट्र में हुआ। वहाँ से सौर बंधुओं ने सभी सौरों के लिए में ही माता लगाने का सुझाव दिया। अब देखिए, सुधार सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? महाराष्ट्र से हुआ था। और ये सावरकर बंधुओं ने सभी सौरों में ए मिलाने की जो है सुझाव दिया था। दूसरा प्रयास वर्ष 1933 में प्रारंभ हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर देश में गांधी जी के सभापतित्व में नागरी लिपि का सुधार लघु समिति गठित की गई, जिसके संयोजक काका कालेकर बनाए गए। इस समिति के द्वारा 14 सुझावों को सम्मेलन में स्वीकार किया गया। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया? अब ये बताना है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो महात्मा गांधी, काका कालेकर, विनोबा भावे, सुनीति कुमार चटर्जी। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को सुझाव दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने।
भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने रखा था। देवनागरी लिपि ए के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? जो ए की 12 खड़ी है उसका सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर नरेंद्र देव, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, काका कालेकर, विनोबा भावे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी, काका कालेकर ने देवनागरी लिपि के जो 12 खड़ी है उसका सुझाव दिया था। सावरकर, बंदोर, काका कालेकर ने ए की 12 खड़ी को उपयोग में लाने का सुझाव दिया, किंतु ये स्वीकार नहीं किया जा सका। उनका सुझाव था कि ए में ही मात्राओं को जोड़कर लिखा जाए। पंजाब की लिपि है, देवनागरी है, गुरुमुखी है, फारसी है और रोमन है। तो यहाँ पर अभी भी मैंने बताया कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये 4 भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी है। और जो रोमन है वो अंग्रेजी भाषा की लिपि है, उर्दू की है, अरबी और फारसी है। लेकिन यहाँ पर आएगा पंजाबी की लिपि जो है गुरुमुखी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, ऐसा हमने अभी सीखा। पंजाबी पंजाब भाषा क्षेत्र में बोली जाती है। 2 शब्दों से बना है, 5 प्लस आब। आबों से तात्पर्य 5 नदियों से है। इस क्षेत्र को 5 नदियाँ, देखिए यहाँ पर क्या है, 5 नदियाँ देखिए, रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम। कौन सी 5 नदियाँ हो गई? रावी, सतलज, व्यास, चिनाब और झेलम, इसलिए इसे पंजाब कहा गया। कई बार ये 5 आबों का समूह इस तरह के समास में भी पूछ लिया जाता है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से वैसे भी महत्वपूर्ण है। 5 आबों का समूह जिसमें देखा होता है उसमें द्विगु समास होता है। ऐसे भी डोगरी आदि कुछ उपभाषा में जम्मू क्षेत्र तक फैली गई माझी, डोगरी, मालवाई, मोदावी, राठी, भटियानी प्रमुख बोलियां हैं। डोगरी की लिपि क्या है? टाकरी। पंजाबी बोलने वाले मुख्य रूप से सिख, इसलिए इसे सिखी भी कहा जाता है। अब देखिए, पंजाबी का दूसरा नाम क्या है? सिखी नाम है। सिखी नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि सिख रूप इसको प्रमुख रूप से बोलते थे। गुरु नानक गुरुवन ने संत वाणियों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब में हुआ है, जो पंजाबी का प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथ है। नानक, वारी साहिब, मोहन सिंह, अमृता प्रीतम पंजाब के प्रमुख साहित्यकार हैं। अब हमने यहाँ तक सीखा। अगर इन जितने भी प्रश्न में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप किसी टॉपिक को स्पष्ट करवाना चाहते हैं, अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी नोटिफिकेशन में इसमें कमेंट में अवश्य लिखें। और इसी प्रकार के और प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन श्योर हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद।